नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत और मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश के महान शिक्षाविद, प्रखर वक्ता एवं संगठनकर्ता, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान राष्ट्रवादी, परम देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में, जिनकी मृत्यु इस तरह से हुई कि आज भी रहस्य बना हुआ है। उस महान रहस्य के विषय में अनंत प्रश्न हैं सबके दिमाग में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा ये नारा देते हुए जम्मू कश्मीर में गए कि पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी भारत सरकार को इन्वेस्टिगेशन कराने की भी जरूरत नहीं महसूस हुई। जवाहरलाल नेहरू के प्रखर विरोधी थे। उस समय जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसके प्रखर विरोधी 370 के विषय में उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार की हार है और ये शेख अब्दुल्ला की त्रिराष्ट्र सिद्धांत की विजय है। उसका विरोध करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गए, जहां पे 40 दिन की उनकी न्यायिक हिरासत के बाद मृत्यु हो गई, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उनकी जानबूझकर षड्यंत्र के द्वारा हत्या की गई। ये मैं नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2004 में बोला था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तत्कालिक केंद्र सरकार और तत्कालिक जम्मू कश्मीर सरकार के बीच का षड्यंत्र था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हत्या थी। षड्यंत्र करके उनकी हत्या की गई। और इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि उनके साथ गए हुए सारे लोगों को सेंट्रल जेल में रखा गया, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अलग एक बंगला में बहुत दूर ले जाके, बिल्कुल एकांत में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर अली अहमद को ये बताया भी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आप दे रहे हो, इससे हमें एलर्जी है। उसके बाद भी उस डॉक्टर ने वही इंजेक्शन दिया। यहाँ तक कि जो सफ़ेद पाउडर पेन किलर कह के उनको दिया जाता था सुबह शाम, वो क्या था, वो रहस्य ही बना रहा। रहस्य तो यहाँ तक रहा कि उस डॉक्टर की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, सारी प्रिस्क्रिप्शन गायब कर दी गई। यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के इतने बड़े नेता, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं हुई, जबकि संदेहास्पद मृत्यु हुई थी। और मैं आज तथ्यों, तर्कों के हिसाब से ये साबित करने की प्रयास करूंगा कि किस तरह से इस षड्यंत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट और तत्कालिक शेख अब्दुल्ला की सरकार मिलकर एक हमारे इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता की, जो देश के लिए, देश के एकीकरण के लिए, जम्मू कश्मीर को भारतवर्ष का अभिन्न अंग बनाने के लिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति और मुसलमानों को जबरदस्ती का, उनको ज्यादा खुश करने के चक्कर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे 370 जैसा प्रावधान दिया, स्पेशल स्टेटस दिया। यहाँ यही नहीं रुके वो, उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलकर 34 से चुपचाप दिया, जिसकी वजह से कोई भी बाहर का आदमी, वहां पे स्टेट का नागरिक कौन होगा ये डिसाइड करने का अधिकार प्रांतीय सरकार को मिल गया। यही नहीं, उन्होंने शेख अब्दुल्ला के कहने पे उनको सदर रियासत की पोस्ट दे दी। मतलब वहां का जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। यही तक नहीं रुके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने फाइनली जम्मू कश्मीर को अलग संविधान बनाने की परमिशन दे दी। तुष्टीकरण का इतना विकराल रूप इस तरह से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रवादी, परम देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आह्लादित हो उठे। उन्होंने उस समय की हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर एक सत्याग्रह करने का निर्णय किया, और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के विरुद्ध एक आंदोलन, एक जन मुहिम छेड़ दी। और इस बीच उन्होंने ये निश्चय किया कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां जाएंगे जहां पे परमिट के थ्रू जाना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि वो दौर जब भारत का विभाजन हुआ था और लाखों लोग, लाखों की संख्या में लोग बॉर्डर को इस पार से उस पार कर रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। तो इस तरह के परिवेश में जम्मू कश्मीर जाने के लिए आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती थी। ये अन्याय हो रहा था इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के साथ, और ये करने वाले हमारे महान विजनरी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
इनके विरुद्ध आवाज उठाने का परिणाम जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भुगता, इसके बारे में सुचिता कृपलानी ने बहुत पहले समझा दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप नहीं जानते हो, मैं जानती हूं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां से सकुशल लौटने नहीं देंगे। ये उनके मना करने के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू एंड कश्मीर गए। और आश्चर्य की बात यह है कि उस समय जब कोई जम्मू कश्मीर जाता था बगैर परमिट, तो उसे बाउंड्री लाइन पे ही रोक लिया जाता था भारतवर्ष में, उसको जाने की इजाजत नहीं थी बिना परमिट के। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत सरकार ने आराम से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने दिया। और मैं बताऊंगा तथ्योत्तरकों के हिसाब से कि किस तरह से षड्यंत्र करके उनको आइसोलेशन में रखकर और किस तरह से अंत में उनकी हिरासत के बाद मृत्यु हो गई। और उनको यहाँ तक कि उनके कहने के बाद भी कई बार उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को कहा, लिखा भी कि हमें अपने घर वालों को सूचित कर दिया जाए, मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। मुखर्जी की हत्या में पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था या नहीं था, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रसाद मुखर्जी की मां जोग माया देवी के पत्रों से और नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों से जोग माया देवी के जो तथ्य प्रकट होते हैं, उससे स्पष्ट संकेत जाता है कि कहीं न कहीं दाल में भयानक रूप से कुछ काला था। इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करने महान षड्यंत्रकारी हत्याकांड के विषय में हम कुछ परतें उधेड़ेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय। बंगाली ब्राह्मण परिवार में 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे और प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना एमए करने के बाद इन्होंने वहाँ से वकालत की डिग्री ली, एलएलबी की, और उसके बाद बैरिस्टर के लिए ये इंग्लैंड भी गए और वहाँ से बैरिस्टर करके आए। तो मात्र 33 वर्ष की आयु में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के वीसी बने, वाइस चांसलर। ये सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने का रिकॉर्ड था। शुरुआती दौर में 1929 में ही ये विधान परिषद के सदस्य बने कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 1 साल बाद ही जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उस समय इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में वहाँ पे वित्त मंत्री भी रहे। कांग्रेस से इनका मोह भंग हो गया और 1940 में ये हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बने और 1944 में ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हिंदू महासभा के। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और अंतरिम सरकार बनी तो ये नेहरू मंत्रिमंडल में इनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्यभार दिया गया और इन्होंने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए अद्भुत कार्य किया। जो नेहरूवादी, नेहरू के भक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन को भारतवर्ष में करने का श्रेय देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था। लेकिन नेहरू की गलत तुष्टीकरण की नीति की वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब नेहरू और लियाकत पैक्ट हुआ 1950 में, तो अप्रैल 1950 में उन्होंने मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया और 1951 में इन्होंने नेहरू का विरोध करने के लिए, नेहरू की नीतियों का, नेहरू की अदूरदर्शी नीतियों का विरोध करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालिक आरएसएस के सरसंघ चालक माननीय गोलवलकर जी के साथ मिलकर, जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने जनसंघ नामक एक राजनीतिक विंग की स्थापना की और उन्होंने 1951-52 के चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें भी जीती लोकसभा में और उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक थे जो खुद जीत कर आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जा सकता है। माउंटबेटन तो चाहता था कि पूरा पंजाब, पूरा बंगाल पाकिस्तान को दिया जाए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पे एक आंदोलन चलाया जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का पार्ट बना। पश्चिम बंगाल और पंजाब का जो विभाजन आज आप देखते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। इतने संघर्षशील व्यक्तित्व था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दोस्ती के लिए या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जम्मू कश्मीर को 370 जैसा स्टेटस देना शुरू किया, उन्होंने शेख अब्दुल्ला ने मांगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू देते गए। उन्हें अलग ध्वज दिया, अलग चिन्ह दिया। शेख अब्दुल्ला ने मांगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया
भारत से अलग संविधान बनाने की व्यवस्था, अलग ध्वज। आप सोचिए उस दौर में जब भारतवर्ष का बंटवारा हुआ था और लाखों लोग एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे थे, उस दौर में जम्मू कश्मीर जाने के लिए, भारतवर्ष के लोगों को जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। इस चीज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जबरदस्त विरोध किया और इन्होंने नारा दिया, दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का स्टेटस दे दिया था, वो अपने को सदर रियासत लिख सकता था। इसी चीजों का विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में भी सत्याग्रह करने का निश्चय किया। भारतवर्ष में उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू कर दिया था, जिसमें हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जो जम्मू कश्मीर की थी, वो मिलकर ये लोगों ने इस दो निशान दो विधान दो प्रधान का विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 8 मई 1923 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठकर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। उनके साथ गुरुदत्त वैद्य, अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, टेक चंद और बलराज मधोक जैसे लोग थे और कुछ अन्य पत्रकार भी थे। ये लोग वहां से जब पठानकोट पहुंचे, पठानकोट में गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पीछा कर रहे थे, वो मिलने आए और उन्होंने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि आपको, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने दिया जाए। और उस अफसर को खुद आश्चर्य हो रहा था कि सरकार अपनी ही बात से कैसे पलट गई है। यहां से षड्यंत्र की बू आती है। जिस नेहरूवादी या कांग्रेसी चमचे को इसमें संदेह हो रहा हो, वो त्रिपुरा के गवर्नर की पुस्तक, तथागत राय त्रिपुरा के जो गवर्नर थे, उनकी पुस्तक है अप्रतिम नायक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुस्तक को देख सकता है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलेगा। इसके बाद इन लोगों के लिए जीप का इंतजाम किया गया और ये लोग पहुंचे माधोपुर चेक पोस्ट, जो आखिरी चेक पोस्ट थी, जहां पे किसी भी बिना परमिट वाले आदमी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी, वहीं अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ भी उनको कोई असुविधा नहीं हुई और वहाँ के डीएम इनके स्वागत के लिए खड़े थे और उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। वहाँ पे जीप का इंतजाम था और वो जैसे ही पुल क्रॉस कर रहे थे, जैसे ही कश्मीर में घुसे, वहाँ पे इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लौट जाने के लिए कहा था कि आप जाके जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको संभालें। अटल बिहारी वाजपेयी वहां से लौट आए थे। इन सभी लोगों को अरेस्ट करके श्रीनगर की सेंट्रल जेल में ले जाया गया और कुछ दिन बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां से निकालकर वहां से लगभग 10 मील दूर एक ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे बिल्कुल पहाड़ के उतरने की जगह थी, जहां पे सीढ़ियां थी, स्टेयर्स। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, उनके पैर में इंजरी थी। उसके बाद भी ऐसी जगह पे उनको अलग से रखा गया। ऐसे एकांतवास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भेज दिया गया था, जिसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। इसके आगे का वृत्तांत मिलता है U.M. मुखर्जी की पुस्तक मुखर्जी हिज डेथ इन डिटेंशन में मिलता है और उसमें लिखा है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है। भारत सरकार ने मुझे जम्मू कश्मीर आने से नहीं रोका, सरकारी अधिकारियों ने यहाँ आसानी से हमें प्रवेश करने दिया और यहाँ अजीबोगरीब हालत में मुझे श्रीनगर में लाकर रखा गया। उस बंगलों में उनकी तबीयत तो जून के शुरुआत में ही खराब होनी शुरू हो गई थी और उनके लिए जो डॉक्टर रखा गया, डॉक्टर अली मोहम्मद, उन्होंने वो इंजेक्शन देना शुरू किया जिससे उनको एलर्जी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने डॉक्टर
अली मोहम्मद को ये बताया था कि हमारे पारिवारिक डॉक्टर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लेने से मना कर रखा है, इससे हमें एलर्जी है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी बात है और हम इस इंजेक्शन को ही चालू रखेंगे। और यही नहीं, उन्होंने एक पाउडर दिया, सफ़ेद पाउडर, जो बताया कि ये पेन किलर है, सुबह शाम उसको खाना था। इसको खाते समय उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। उस समय तत्कालिक नर्स, जो उस समय वहाँ नर्स थी, जिनका नाम राज दुलारी टिक्को था, उन्होंने बताया कि जब इंजेक्शन लगा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत तेजी से करा रहे थे, लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद ने कहा नहीं, कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। और दिनों दिन उनकी तबीयत खराब होती गई। और बताते हैं कि 22 जून को गुरुदत्त वैद्य को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्काल बुलाया और वो सुबह ही पहुंच गए और उन्होंने देखा कि उनका जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सूचित किया और डॉक्टर 7:30 बजे वहाँ पहुँचे। और डॉक्टर अली मोहम्मद ने कहा कि इनकी हालत नाजुक होती जा रही है। सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि इनको तुरंत किसी नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट उस समय अड़ गया, बोला कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले आइए, फिर हम इनको भेजेंगे किसी हॉस्पिटल में। गुरुदत्त और टेकचंद ने डॉक्टर अली मोहम्मद से बहुत रिक्वेस्ट किया कि इस काम को तुरंत कर लिया जाए। उन्होंने कहा आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, आप घबराएं नहीं। और इस चीज़ में ये विलम्ब करते रहे। अंततः उनको शाम को अस्पताल ले जाया गया, वो भी नर्सिंग होम नहीं ले जाया गया, सरकारी अस्पताल में, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट के वार्ड में रख दिया गया। और बताते हैं कि रात में करीब 2 बजे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी और वहाँ की नर्स ने जब फ़ोन किया डॉक्टर अली अहमद को, तो डॉक्टर अली अहमद ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत। बताते हैं कि उसी के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। गुरुदत्त और टेकचंद को सूचित किया गया, वो सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे, तब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। समय की नर्स, जो उस समय वहाँ उपस्थित नर्स थी, उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ ज्योतिषी को फ़ोन करके बुलाया था और इन दोनों का स्टेटमेंट है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु 2:25 पे हो चुकी थी, जबकि सरकारी अस्पताल कहता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु 3:40 पर 3:40 AM पर हुई थी। इस तरह के कंट्राडिक्शन उनकी मौत को लेकर भी हैं। इसके बाद की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली की अदालत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर से बुलाती रह गई और वहाँ की सरकार ने मना कर दिया भेजने से। यही नहीं, मैं आपको सुचिता कृपलानी की वो हिदायत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में चेताया था, जिस बात को वो नहीं माने, वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और नेहरू को इस मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोग माया देवी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां थी, उनके बीच पत्र के आदान प्रदान के विषय में भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।